ब्लैक क्वीन मेरे सामने थी जिसे मैंने 2 दिन पहले गिरफ्तार किया था। इस वक्त वो घुटनों में मुँह दिए बैठी थी। दोनों हाथ उसने घुटनों के गिर्द लपेट रखे थे। सलाखों के पीछे बड़े बड़े मजबूत और पत्थर दिल वाले लोग भी मोम हो जाते थे तो एक औरत की बिसात ही क्या थी। मगर पिछले 2 दिनों में एक ही जुमला मेरे कानों तक पहुंचा तो मेरा सबर जवाब दे गया और मैं अपने असिस्टेंट शंकर पर चीख उठा। शंकर ने सर झुकाकर कहा था, सर जी वो बड़ी पक्की औरत है, इतनी आसानी से जबान नहीं खोलेगी। ठीक है, मैंने उससे कहा, मैं खुद उससे बात करता हूँ। वो लॉकअप के दरवाजे तक मेरे साथ साथ आया। वहाँ 2 कांस्टेबल भी पहरा दे रहे थे। मेरे इशारे पर वो सब वहाँ से हट गए। वो लॉकअप के अंदर मौजूद थी। घुटनों में मुँह छुपाए जमीन पर बैठी थी। मेरे कदमों की आवाज पर भी उसने सर नहीं उठाया। मैंने छड़ी को सलाखों पर मारा। उसने धीरे से सर उठाया और मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसकी नजरें मेरे चेहरे पर आकर रुकी और तब मैंने उन आंखों में चमक सी उभरते महसूस की। जिस किसी ने भी उसे ब्लैक क्वीन का नाम दिया था ठीक ही दिया था। काली रंगत और मोटे नैन नक्श किसी भी किस्म की दिलकशी से खाली थे। अलबत्ता वो एक भरपूर और भरे भरे जिस्म की औरत थी। उसके चेहरे की सबसे खतरनाक चीज उसकी आंखें थी। सिया बड़ी बड़ी चमकीली आंखें। उन आंखों में अजीब सा प्रभाव था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट जागी। वो बेखौफी से मेरी आंखों में आंखें डाले हुए थी। मैंने उससे कहा, हमारे पास तुम्हारे घिनौने जुर्म के मुकम्मल सबूत है और तुम सजा से बच नहीं सकती। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तुम इस काम में अकेली नहीं थी। तुम्हारे साथ और बहुत से लोग शामिल थे। हम उन सबका नाम जानना चाहते हैं। उन तमाम लोगों के नाम जो किसी भी तरह तुम्हारे इन जराइम में शरीक थे। वो उसी तरह खामोशी से मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। अलबत्ता आंखों की चमक कुछ और बढ़ गई थी। मैंने फिर उससे कहा, देखो तुम अपने साथियों को जो तुम्हारे साथ थे क्यों बचाना चाहती हो? पाप की ये फसल अकेले क्यों काट रही हो? तुम कानून की मदद करो, कानून तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारे बारे में हमदर्दी से गौर करेगा। मैंने एक बार फिर छड़ी सलाखों पर मारी और कहा, देखो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और आखिरी बार तुमसे ये सब कह रहा हूँ। तुम्हारे 2 साथी गिरफ्तार हो चुके हैं और उन्होंने तुम्हारे खिलाफ सबूत भी दे दिए हैं। लेकिन हम उन बड़ी मछलियों को भी गिरफ्तार करना चाहते हैं जो हर बार बच जाती हैं। अच्छी तरह सोच लो, अगर तुमने अपने साथियों के नाम बता दिए तो तुम्हारी सजा में काफी कमी हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं दीवार से सर टकरा रहा हूँ। वो उसी तरह साकित बैठी फटी फटी आंखों से मुझे देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, और अगर सुना भी हो तो समझा ही नहीं। मैंने उसे सर्द नजरों से देखा। मैं तुम्हें और 2 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। बेहतर यही है कि तुम खुद अपने जुर्म का एतराफ कर लो, वरना पुलिस के सामने तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं। फिर मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ वहां से पलट आया। अपने कमरे में पहुंचकर मैं कुर्सी पर गिरसा गया। बेनतहा जिद्दी और सफाक औरत थी। यकीनन वो एक पक्की औरत थी। लेकिन उसके बावजूद मुझे यकीन था कि वो आज ना सही दूसरे दिन जरूर अपनी जबान खोल ही लेगी। मुझे अपनी कामयाबी का भरपूर यकीन था। मुझे चार्ज संभाले थोड़ा ही अरसा हुआ था। मेरे लिए पहला चैलेंज यही ब्लैक क्वीन थी। वो लड़कियों को ट्रैप करती और मोटी मोटी आसामियों की सेवा में पेश करती। वो ये काम इतने प्लानिंग से कर रही थी कि उस पर हाथ डालना आसान न था। फिर तमाम बड़े बड़े लोग उसकी सेवा से फायदा उठाया करते थे। ऐसे में उस पर हाथ डालने की जुर्रत कौन करता? मैंने इस केस को अपने लिए एक चैलेंज समझा और 6 महीने की मुसलसल कोशिशों से ब्लैक क्वीन के सारे नेटवर्क का पता चल गया। बहुत सी लड़कियों को हमने पकड़ पकड़ कर उनकी गवाहियां रिकॉर्ड की। फिर खुशकिस्मती से उसके दोनों राइट हैंड मेरे हत्थे चढ़ गए और यूं मैंने ब्लैक क्वीन के ताबूत में आखिरी कील ठोंक देने का फैसला कर लिया। एसपी साहब से बातचीत से यही तय हुआ कि छापा बड़ी खामोशी से मारा जाए और जब तक वो इकबाले जुर्म न कर ले उसकी गिरफ्तारी की खबर बाहर न जाए, वरना ऊपर से फोन आने शुरू हो जाएंगे। लिहाजा तमाम काम मैंने बड़ी होशियारी से किया और अब भी किसी को इस बात की खबर न थी कि ब्लैक क्वीन यहाँ कैद है। अंदाज से कुछ लोगों ने उसकी गिरफ्तारी पर फोन किया, मगर मैंने सफाई से इनकार कर दिया और अब इसी ब्लैक क्वीन की जबान खुलवाने का मसला था। खैर देखा जाएगा। मैंने सर झटका और एसपी साहब से मिलने के लिए चला गया। 2 घंटे बाद जब मैं वापस पहुंचा तो शंकर तेजी से मेरे कमरे में आया और सैल्यूट करके कहा, सर जी वो ब्लैक क्वीन जबान खोलने पर राजी हो गई है, मगर उसकी एक शर्त है। वो कहती है कि वो सिर्फ आपके सामने बयान देगी, कोई तीसरा आदमी वहां मौजूद न हो। मैं हैरान हो गया कि वो इतनी जल्दी कैसे राजी हो गई। शंकर ने कहा, हम भी इसी बात पर हैरान हैं, आपने ऐसा कैसा जादू किया कि वो फौरन तैयार हो गई।
वैसे आपके आने के बाद उसने कांस्टेबल से आपका नाम भी पूछा था। आपका नाम जानने के बाद उसने मुझे बुलवाया और बयान के लिए राजी हो गई। मैंने कहा ठीक है, उसे यहाँ ले आओ। मैंने दराज में रखे टेप रिकॉर्डर में नई कैसेट लगा ली। कुछ देर बाद वो मेरे सामने बैठी थी। मैंने उसे एक बार फिर गौर से देखा। काले रंग के बावजूद उसका भरपूर जिस्म, चमकदार आंखें और होंठ सामने वाले को चौंका देने के लिए काफी थे। उसकी सियाह आंखों की चमक सामने वाले के जिस्म में उतरती चली जाती और होंठ पर बिखरी मुस्कुराहट आसानी से सामने वाले के कदम डगमगा देती। वो पहली बार मुझसे बोली, क्या जानना चाहते हो तुम? उसकी आवाज भी खासी खनकदार थी। मैंने कहा, वो सब कुछ जो अब तक तुम करती आई हो। इसके अलावा तुम्हारे साथियों के नाम, पते और तुम्हारे ऊपर के लोगों की एक एक चीज मैं जानना चाहता हूँ। उसने कहा, अगर मैं अपने साथियों और अपने ऊपर वालों का नाम बता भी दूं तो क्या होगा? वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली, वो सब लोग बहुत बड़े और असर रसूख वाले लोग हैं। कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने कहा, कोई कितना भी बड़ा हो कानून से बड़ा नहीं हो सकता। कानून के लिए सब बराबर है। जल्द या देर मुजरिम अपने किए की सजा जरूर पाता है। उसने कहा, लेकिन पहले मैं एक वादा चाहती हूँ तुमसे कि तुम हर मुजरिम को सजा दिलाओगे। यकीनन ऐसा ही होगा। मैं किसी भी मुजरिम को कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस कांटों भरी राह पर लंबे सफर में बेशुमार लोग मेरे हमसफर रहे। वो तो यकीनन तुम्हारी नजरों में मुजरिम होंगे। वो सब सजा के मुस्तहिक हैं। लेकिन एक मुजरिम ऐसा भी है जिसने मेरे लिए जिंदगी का रास्ता बंद करके मुझे इस कांटों भरे रास्ते पर धकेल दिया। उसने मुझे मजबूर कर दिया कि अगर मैं जिंदा रहना चाहती हूँ तो सिर्फ इसी तरह रह सकती हूँ। वो चंद लम्हों के लिए सर झुकाए बैठी रही, फिर दोबारा बोली, जिसकी खातिर मेरी जिंदगी खेल बन गई। फूलों, खुशबू और परिंदों से मोहब्बत करते करते मैं एक डायन और चुड़ैल का रूप धार बैठी। क्या वो मेरे जुर्म में शरीक नहीं है? क्या उसको सजा नहीं मिलेगी? मैंने उसे यकीन दिलाया, क्यों नहीं, हर मुजरिम को उसके किए की सजा मिलेगी। शायद तुम ये समझ रही हो कि बासर मुजरिम कानून से बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अब यही देख लो, 2 दिन से तुम हमारे पास हो। कितने फोन आए तुम्हारी रिहाई के लिए, लेकिन रिहाई तो दरकिनार, तुम्हारी यहाँ मौजूदगी की खबर भी नहीं है किसी के पास। सिर्फ शक है लोगों को। इसी से तुम मेरे मिजाज का और काम का अंदाजा लगा लो। मैंने ऊपर वालों से बात करके ही तुम पर हाथ डाला है। तुम बेधड़क होकर बयान दो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाला भी बच नहीं सकेगा। तुम कानून से ताउन करोगी तो कानून भी तुम्हारे साथ रियायत करेगा। उसने गहरी सांस ली। उसके चेहरे की पल पल बदलती रंगत उसके अंदर की कश्मकश बता रही थी। फिर उसने जैसे फैसला कर लिया और बोली, लेकिन पहले तुम्हें एक कहानी सुनना होगी। फिर उसने अपनी कहानी शुरू की और मैंने दराज में छुपा हुआ टेप रिकॉर्डर ऑन किया और उसके अतीत का हर लम्हा रिकॉर्ड होता रहा। उसने बोलना शुरू किया, शायद मुझे मोहब्बत हो गई थी। मेरी उम्र तो सिर्फ 13 साल थी। क्या इस उम्र में मोहब्बत जैसा जज्बा मेरे अंदर सर उभार सकता था? फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे यकीन आता चला गया कि हाँ, मुझे मोहब्बत हो गई थी। और मोहब्बत हुई भी तो किससे? सामने सड़क पार अमीरों की बस्ती के सबसे सुंदर बंगले में रहने वाले डॉक्टर के बेटे विक्की से। माँ और दोनों बहनें मेरी हालत देखकर हैरान थी। उन्हें हैरान होना भी था। सिर्फ चंद रोज में मेरे तौर तरीके और आदत सब कुछ बदल गया था। मैं अचानक अपनी उम्र से बहुत बड़ी हो गई थी। शाम को मैं घर से निकलती और गली के किनारे पड़े हुए बड़े से पत्थरों में से एक पत्थर पर बैठ जाती और आने वाले का इंतजार करते रहती। वो उस वक्त जिम से कसरत करके आ रहा होता। वो मेरे करीब से गुजरते हुए धीरे से मुस्कुरा देता। ये सिर्फ कुछ लम्हों की बात होती, फिर घंटों में अपने उथल पुथल होते दिल को संभालती रहती और घर लौट आती। चंद दिन पहले ही तो मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आई थी। वो बात मुझे सपने जैसी लगती है। मैं गली में खेलते हुए बच्चों के करीब खड़ी थी। माँ ने मुझे अब गली में खेलने से मना कर दिया था और बच्चे भी अब मुझे नहीं खिलाते थे, क्योंकि मैं अपने बढ़ते हुए कद की वजह से बड़ी लगने लगी थी। इसलिए मैं खेलते हुए बच्चों को लड़ा रही थी और उनका खेल बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी। बच्चे कुछ देर तो मेरी हरकतें बर्दाश्त करते रहे, फिर वो गुस्से में आ गए और सब लोग मिलकर मुझे कल्लू कल्लू चिढ़ाने लगे। कल्लू शब्द अपनी काली रंगत की वजह से मेरी चिढ़ था, बल्कि ये मेरी कमजोरी थी कि कोई मुझे काली कहे या रंगत का ताना दे। बच्चे मेरे इस कमजोर पहलू को अच्छी तरह जानते थे। मैंने भी आओ देखा ना ताओ पत्थर उठा उठाकर बच्चों को मारना शुरू कर दिया, लेकिन भूल गई कि मैं अकेली हूँ और वो कहीं हैं। उधर से भी जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। मैं वहां से भागी, लेकिन मेरा रुख घर की बजाय सड़क की तरफ था। सड़क पर पहुंची ही थी कि अचानक किसी का फेंका हुआ पत्थर मेरे सर पर लगा और मैं चकराकर गिर गई।
आंखों के आगे जैसे अंधेरा छा गया हो। गिरते गिरते आखिरी आवाज जो मेरे कानों में पहुंची थी वो किसी गाड़ी के ब्रेक चरचराने की आवाज थी। मुझे होश आया तो एक अजनबी कमरे में थी। अजनबी बिस्तर पर थी। मैं घबराकर उठ बैठी। एक मेहरबान आवाज ने मुझे चौंका दिया। लेटी रहो बेटा, दर्द तो नहीं हो रहा। मैं घबरा गई। जाने कौन लोग हैं और मैं यहाँ कैसे पहुंची। मैं बिस्तर से नीचे उतरने लगी तो उसी आदमी ने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। रुक जाओ बेटी, इस तरह तुम्हें चक्कर आ जाएगा और फिर गिर जाओगी। वो एक अधेड़ उम्र शख्स था, मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा था। उसके करीब ही एक 17-18 साल का खूबसूरत सा लड़का खड़ा था। उसने अपने बेटे से कहा, विक्की बेटा, एक गिलास दूध ले आओ। कुछ देर बाद वो दूध का गिलास लिए मेरे पास खड़ा था। उस लड़के ने दूध देते हुए मुझसे कहा, ये दूध पी लो, चोट लगने से तुम्हें कमजोरी हो गई है। उस आदमी ने मुझे गोलियां भी दी और कहा, अब मैं क्लिनिक जा रहा हूँ, विकी तुम्हें घर छोड़ आएगा। लेकिन मैंने कहा, मैं खुद ही चली जाऊंगी। जाने क्यों उसके साथ जाने के ख्याल से मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ पांव ठंडे होने लगे थे। मैं धीरे धीरे चलती उस खूबसूरत बंगले से बाहर आई। सड़क पर हमारी कच्ची बस्ती थी, जहाँ की दुनिया यहाँ से बहुत अलग थी। जाने ऐसा क्यों होता है। हर अमीर बस्ती के पहलू में एक गरीबों की कच्ची आबादी जरूर होती है। अमीरों को सेवकों की जरूरत भी तो होती है। अमीर गरीब के लिए और गरीब अमीर के लिए जरूरी है। हर तरफ चहल पहल थी। औरतें, बच्चे और मर्द दिन भर की मेहनत मजदूरी से वापस लौट रहे थे। लेकिन मेरे अंदर क्यों सन्नाटा फैला हुआ था। मैं घर में दाखिल हुई। माँ 2-3 बंगलों में झाड़ू बर्तन किया करती थी। वो लौट आई थी। उनके नजदीक वो थैलियां रखी थी जिनमें अलग अलग घरों की मालकिन खाना डाल दिया करती थी। ये खाना इतना होता था कि हम चारों पेट भर कर खा लेते थे, बल्कि सुबह भी काम आ जाता था। पिताजी के मरने के बाद माँ ही नौकरी कर रही थी। दोनों बहनें अलबत्ता घर बैठकर सिलाई करती और माँ का हाथ बटाती। माँ मुझे देखकर चौंक गई और पूछा, अरे ये सर पर क्या हुआ है वर्षा। मैंने कहा, कुछ नहीं माँ, गली में खेल रही थी, चोट लग गई। 1000 बार समझाया है अपने लक्षण ठीक कर ले, ये तेरी उम्र है यूं गली में खेलने की। तेरी उम्र की लड़कियां तो पूरा घर संभालती है और एक तू है। फिर उन्होंने पूछा, ये पट्टी किसने बांधी। मैंने उन्हें सारा किस्सा सुनाया। माँ ने कहा, वो डॉक्टर मनोज हैं, विकी के पिताजी, बहुत अच्छे आदमी हैं। माँ ने बताया, मैं सुबह उन्हीं के घर तो काम करती हूँ। बेचारे विकी की माँ का पिछले साल देहांत हो गया। दोनों बाप बेटे इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं। मैंने दिल में सोचा, बेचारा विकी कितना दुखी है, माँ के बगैर कितना अकेला होगा। मैंने उसके लिए अपने दिल में बेपनाह उदासी महसूस की। अंदर कमरे से मेरी बड़ी बहन निकल आई और कहा, माँ तुम देख लेना, ये लड़की एक न एक दिन हम सबको जलील करवा कर छोड़ेगी। भला ये उम्र है इसकी गली में लड़कों से खेलने और मार पिटाई करने की। अगर भगवान ने शक्ल अच्छी नहीं दी है तो आदत ही अच्छी बना ले। मैंने तिलमिला कर बहन को देखा। तुम्हारी शक्ल तो बहुत अच्छी है ना, देखती हूँ कौन से महल में जाकर राज करती हो। वो इसी तरह मेरी शक्ल पर तंज करके मुझे खून के आंसू रुलाया करती थी। महल में राज करें या ना करें, तुम्हारी तरह माँ को परेशान नहीं करते। तुम्हारी उम्र में पूरा घर संभाल लिया था। मेरा दिल और दुख गया। अगर मैं काली या बदसूरत थी तो इसमें मेरा क्या दोष था। मेरी माँ और दोनों बहनें उजली रंगत और खूबसूरत नैन नक्श की थी। गुर्बत की तेज धूप भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी। इस मामले में मैं उनके बिल्कुल उलट थी। मेरी माँ कहती थी कि मैं अपने पिताजी की तरह हूँ। इस सारे मामले में मेरा क्या कसूर था। दूसरे दिन माँ शाम ढले लौट आई और छोटा सा लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, दर्द की गोलियां है, विकी ने तेरे लिए भेजी है। सुबह जब मैं गई थी काम करने तभी मुझे लाकर दिया था। खुशी का एहसास मेरे रोम रोम में फैल गया। उसे मेरी दवा का ख्याल था। मैं सोच सोच कर खुश हो रही थी। फिर मेरे पूछने पर माँ ने बताया कि मैंने विकी से सिर्फ ये कहा था कि कल जिस लड़की का इलाज उन्होंने किया था वो मेरी बेटी थी। ये सुनकर वो खुद ही दवा ले आया और मुझे दे दी। दोनों बाप बेटे बहुत नेक है। तेरी तबीयत पूछ रहे थे। डॉक्टर साहब तो पैसे भी दे रहे थे कि रात में बच्ची को दूध और फल वगैरह खिला देना, मगर मैंने इनकार कर दिया कि पैसे मेरे पास है, भगवान उन्हें खुश रखे। माँ अपने कामों में मसरूफ हो गई। मैं दवा का लिफाफा हाथ में लिए उसे देखती रही। मेरी नजरों में विकी का चेहरा घूम गया। कल से लेकर अब तक मेरी कल्पना में हजारों बार उसका चेहरा घूम रहा था। उसका दूध लाकर मुझे देना, मोहब्बत से दवा खिलाना, और फिर आज इतनी फिक्र से मेरे लिए दवा भिजवाना। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे लगने लगा कि मैं विकी से मोहब्बत करने लगी हूँ। कैसी अजीब और बेजोड़ बात थी। मेरी माँ विकी के घर में नौकरानी थी, उनके घर की मासी थी।
और किसी मासी की बेटी का मालिक के बेटे से इश्क करना कैसी अनोखी बात थी। लेकिन इन तमाम बातों का अंदाजा मुझे आज हो रहा है, उस वक्त इतना एहसास ना था। बस एक सरशारी का एहसास था जिसने मुझे अपनी लपेट में ले रखा था। माँ ने मुझे 5वीं पास कराकर घर बिठा लिया था। चंद रोज तो मुझे स्कूल छोड़ने का दुख रहा, फिर अपनी दुनिया में गुम हो गई। माँ मेरे मुकाबले में दोनों बड़ी बहनों को ज्यादा चाहती थी, या फिर मुझे ऐसा महसूस होता था। माँ की भरपूर मोहब्बत मुझे ना मिली और ना ही बहनों का प्यार। मैं उन तीनों के इस रवैये का सबब यही समझती थी कि शायद मेरी बदसूरती उन्हें मुझसे दूर रखे हुए है। स्कूल में मेरी क्लास और गली के बच्चे मुझे कल्लू कल्लू पुकारते तो मेरे तन बदन में आग लग जाती और मैं गुस्सा होकर उन्हें मारने पीटने लगती। सबने मुझे इस तरह नजरअंदाज किया कि मेरे अंदर मोहब्बत की तलब बढ़ने लगी। मेरे अंदर तन्हाई का एक सहरा था जिसे किसी की प्यार भरी बरसात चाहिए थी। ऐसे में विकी की वो छोटी सी हमदर्दी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। विकी मेरी जिंदगी में आने वाला वो पहला इंसान था जिसने मेरी बदसूरती के बावजूद मेरा ख्याल रखा। मुझे सड़क से बेहोशी की हालत में घर ले जाना और फिर आज माँ से दवा भिजवाना ये जाहिर करता था कि उसे मेरा कितना ख्याल है। मैं रोजाना शाम को विकी की राहों में पलके बिछाई बैठी रहती। वो दूर से आता हुआ नजर आता तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती। वो करीब आता और मेरे पास से गुजरते हुए कभी मुस्कुरा देता और कभी हाथ हिला देता। बस यही मेरा मोहब्बत का सरमाया था। उसे देखकर मैं घर लौट आती। कई महीने इसी आलम में गुजर गए। मैं उम्र के उस मोड़ पर थी जहां वक्त गुजरने का एहसास इतना नहीं होता जितना उम्र बढ़ने का। अब मैं घर से निकलती तो झिझक सी जाती। वो सब जिनके सामने मैं छलांगे लगाया करती थी मुझे देखकर ठठकने लगे थे। ऐसे में मैं दुपट्टा ठीक करते गुजर जाती। उस रोज तो हद हो गई। कोने वाला दुकानदार श्यामलाल मुझे देखकर दांत निकालने लगा। मैं नजरअंदाज करके आगे बढ़ी तो उसने शीशी की आवाज निकाली। मैंने मुड़कर देखा तो उसने मुझे करीब आने का इशारा किया। मैं उसकी दुकान पर चली आई। बचपन से लेकर अब तक हमने उसी दुकान से चीज लेकर खाई थी। क्या बात है श्याम भाई। मैं उसके रवैये से उलझ गई। वो हंसा और बोला, भाई कहने की क्या जरूरत है, ये बताओ क्या खाओगी। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तुम बताओ क्यों बुलाया है, कोई काम है। नहीं, काम तो कोई नहीं, बस यूं ही तुझे देखने को दिल कर रहा था। अब तो तूने दुकान पर आना ही छोड़ दिया है। उसकी हंसी पूरी तरह मेरी समझ में आ रही थी। उसने बेहूदगी से कहा, तू तो एकदम बड़ी हो गई है, मिठाई का भरा हुआ थाल बन गई है। वो एक आंख दबाकर बोला, हम तो बचपन से तेरे कदरदानों में है। गुस्से से मेरा बुरा हाल हो गया। मेरी टांगे कांपने लगी। मैंने गुर्रा कर कहा, बकवास मत कर वरना मुंह नोच लूंगी, और आइंदा इस तरह मुझे बुलाया तो तेरा सर फाड़ दूंगी। मैंने गुस्से से उसे घूरा और आगे बढ़ गई। पीछे से उसकी आवाज मेरे कानों से टकराई, काली कलुटी, खुद को हूर परी समझती है। मेरे अंदर जैसे नश्तर उतर गया। क्या काली और बदसूरत लड़की को जीने का कोई हक नहीं? अगर वो किसी श्यामलाल जैसे बदमाश को घास न डाले तो उसे बदसूरती के ताने मिलेंगे। क्या काली लड़की शरीफ नहीं हो सकती? क्या वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती? फिर मैं विकी की मोहब्बत हूँ, उसकी इज्जत हूँ। उसने मुझसे कभी इजहार नहीं किया, लेकिन क्या मैं उसके इजहार की मोहताज हूँ? वो मेरा कितना ख्याल रखता है। उसकी मुस्कुराहट बता देती है कि उसके दिल में मेरे लिए क्या है। मेरा सदमे से बुरा हाल था। श्यामलाल ने सिर्फ मेरी ही नहीं विकी की मोहब्बत की तौहीन की थी। उसकी इज्जत पर हाथ डाला था। श्यामलाल जैसे 2 टके के आदमी ने मेरे विकी की तौहीन की थी। मैं घर में दाखिल हुई तो माँ ने चिल्लाते हुए कहा, अरे वर्षा कहाँ डोलती फिरती है बैल की तरह। इतनी बड़ी हो गई है और हरकत वही बचपने की है। घर में बैठकर सिलाई खाना पकाना सीख ले। अंदर से दीदी ने शब्दों का तीर चलाया, सीख चुकी सिलाई कढ़ाई और घरदारी, कामकाज तो गरीब लोग करते हैं, महारानियों को भला क्या काम करने की जरूरत। मैंने गुस्से से दीदी को घूरा मगर कुछ बोली नहीं। फिर मैं माँ के करीब आ गई। मैंने माँ का हाथ पकड़ लिया और कहा, माँ क्या मैं बहुत काली हूँ? श्यामलाल पर आया हुआ गुस्सा सदमा बन गया था। मेरी आवाज रुंध गई। कमबख्त ने कैसे मुंह भर के मुझे काली कलुटी कह दिया था? माँ ने चौंक कर मुझे देखा, फिर बड़े प्यार से बोली, नहीं बेटा तू काली नहीं है। किसने कह दिया तुझे कि तू काली है? और फिर तेरे रंग में कितनी कशिश है, कभी गौर किया है तूने? तेरे सामने अच्छी भली गोरी लड़कियां फीका शलजम लगने लगती है, और फिर रंग से क्या होता है, भगवान तेरा नसीब अच्छा करे। तेरी आंखें कितनी प्यारी है, ये उठता हुआ कद भरा भरा जिस्म, यही तो किसी लड़की की खूबसूरती होती है। रंग गोरा हो और हड्डियों पर चमड़ा मुंडा हुआ हो तो खाक खूबसूरती होती है। मैंने माँ को हैरान होकर देखा। पहली बार वो इतने प्यार भरे लहजे में मुझसे बात कर रही थी। उनके शब्दों ने जैसे मेरे अंदर भड़कते हुए शोलों को ठंडा कर दिया।
शायद आज माँ को एहसास हुआ था कि सबके रवैये मुझे कितना दुख देते हैं। माँ की बातें मेरे दिल को लगी थी। वाकई अगर मैं इतनी बदसूरत होती तो श्यामलाल मुझे फंसाने की कोशिश क्यों करता। जब मैं उसके जाल में नहीं फंसी तो काली कलूटी कहकर बदला ले लिया। विकी की राहों में अब यूं सरेआम बैठना मुमकिन न रहा। लेकिन मोहब्बत अपने रास्ते खुद बना लेती है, सो मैं ठीक उसी वक्त घर से निकलती जब वो आ रहा होता। एक दिन वो मेरे करीब आकर रुक गया। उसने मुझसे पूछा, तुम शांति मौसी की बेटी हो ना? मैंने गर्दन हिला दी। दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई दे रही थी। उनसे कहना कि कल सुबह जल्दी आ जाए, शाम में दावत है, बहुत से काम होंगे। वो बोल रहा था और मैं अपने जज्बात पर काबू पाए सर झुकाए नजरें नीचे किए खड़ी थी। फिर वो बोला, तुम भी आ जाना माँ के साथ, या फिर शाम को आ जाना। मेरे बहुत से दोस्त आएंगे और गाने वाले भी होंगे। वो चला गया मेरे लिए उम्र भर की खुशियां छोड़कर। आज तो उसने मुझे इतना नवाजा था कि मेरी राहों में चिराग जल उठे थे। मैं एक तरह से उसकी जिंदगी में शामिल थी। वो इतने महीनों बाद भी मुझे भूला नहीं था। दावत में इतने प्यार से मुझे बुला भी गया था। खुशी से मेरा बुरा हाल था। मैं तेज तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ी। मैं माँ को बताना चाहती थी कि विकी ने मुझे भी बुलाया है। कितनी बड़ी बात है। श्यामलाल की आवाज पर मैं रुक गई। वो मुझसे कह रहा था, इतना ऊंचा मत उड़ो, कहीं पर ही ना टूट जाए। झुग्गी और महल का कोई मेल नहीं होता। उसका इशारा विकी की तरफ ही था। मैंने काट खाने वाले अंदाज में कहा, तुझे क्या तकलीफ है? इस बस्ती में तेरी जवानी का सबसे बड़ा कदरदान मैं हूँ। अगर तू कहे तो रिश्ता भेज दूँ। वो लोफरों वाले अंदाज में हंसा, या फिर चाहे तो ऐसे ही मजा करेंगे हम दोनों बिना शादी के। बंद कर अपनी बकवास, और शादी मैं तुझसे करूंगी। शक्ल देखी है अपनी। मैं पैर पटकती आगे बढ़ गई। उसने पीछे से हाँक लगाई। शीश महल के सपने देखने वाले आंखों की रोशनी भी गवा देते हैं। मैंने माँ को विकी का पैगाम दिया। सुबह विकी के घर जाते हुए माँ ने मुझे याद दिलाया, वर्षा आ जाना तू शाम में विकी के घर। वापसी पर दोनों साथ आ जाएंगे। शाम को तैयारी का मसला था। मेरी नज़र में कोई सूट इस काबिल नहीं था कि मैं पहन कर जाती। फिर दीदी ने मसला हल कर दिया। उनके मंगनी का जोड़ा रखा हुआ था जो उनके ससुराल वाले लाए थे, गुलाबी रंग का कढ़ाई वाला। तैयार होकर मैं विकी के घर पहुंच गई। बड़े से लॉन में मेहमानों के बैठने की व्यवस्था थी। हर तरफ लाइटें भी लगी हुई थी जो शाम को जगमगा रही थी। मैंने घबराकर उस महफिल को देखा। हर तरफ चमकते दमकते चेहरे थे। मैं विकी को देखते रही मगर वो नजर न आया। अब मैं परेशान होने लगी। अजनबी और अमीर लोगों की इस महफिल में मैं मखमल में टाट का पेवंद नजर आ रही थी। माँ मुझे देखकर लपक कर आई और मुझे एक तरफ बैठा दिया। मेरी नजरें विकी की तलाश में थी। फिर वो नजर आ गया। उसके साथ एक खूबसूरत सी लड़की भी थी और दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। मेरा दिल अजीब से अंदाज में धड़का। अनजाने खदशों से मुझे पसीना आ गया। फिर वो दोनों उसी तरह आपस में बात करते मुझसे बेखबर मेरे करीब से गुजर रहे थे कि उस लड़की की नजर मुझ पर पड़ी। उसने हाथ से मेरी तरफ इशारा करके विकी से पूछा, ये कौन है? विकी ने बताया, ये हमारी मौसी की लड़की है। विकी ने कहा तो मेरे दिल में नश्तर सा उतर गया। उसके चेहरे की अजनबियत और शब्दों में छुट्टी हुई लापरवाही ने मुझे लर्जा दिया। उस लड़की ने पूछा, तो ये क्या मेहमान की हैसियत से यहाँ पर दावत में आई है? विकी बोला, नहीं, ये अपनी माँ का हाथ बटाने आई होगी। उस लड़की ने कहा, तो फिर हाथ बटाए जाकर अपनी माँ का यहाँ मेहमान बनी क्यों बैठी है? उस लड़की ने मुझे घूरा तो मैं लड़खड़ाते कदमों से खड़ी हो गई। विकी बोला, हाँ वर शाह, तुम अपनी माँ का हाथ बटाओ। फिर वो उस लड़की का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। मैं लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी। लेकिन अभी तकदीर के तरकश में सितम के और तीर बाकी थे। मैं बेध्यानी में एक बार फिर विकी और उसके दोस्तों के करीब जा पहुंची, मगर विकी की पीठ मेरी तरफ थी। वो बड़े गर्व से कह रहा था, मेरी बहुत बड़ी फैन है, मेरे रास्ते में बैठी रहती है। पुअर गर्ल, एक लड़के ने पूछा, तुम्हें कैसी लगती है? विकी ने जवाब दिया, मुझे कैसी लगती है, वैसी ही जैसी वो है, यानी काली भिलाट। फिर उसके बाद मुझे हैरत है कि मैं जिंदा कैसे थी। मैं मेहमानों की और माँ की परवाह किए बगैर दौड़ती हुई बाहर निकली, यूं जैसे हजारों चुड़ैलें मेरे पीछे पड़ी हो। मुझे अपने कानों में विकी के शब्द गूंजते सुनाई दे रहे थे, काली भिलाट, काली भिलाट। मैं सरपट भाग रही थी। अचानक मैं ठठक कर रुक गई। मेरे सामने यामलाल खड़ा था। वो मुझे हैरत से देख रहा था। उसने गौर से मुझे देखा और कहा, इतनी सज धज के ये सवारी कहाँ से आ रही है? मैं खामोश रही। उसने डरते डरते हाथ बढ़ाकर मेरा बाजू थामा और फिर चौंक पड़ा। तुम्हें तो तेज बुखार है, तुम्हारा तो जिस्म गर्म हो रहा है।
फिर उसने इधर उधर गली में देखा और मुझे आगे धकेला। आओ मैं तुम्हें बुखार की दवा दे दूं। मेरे अंदर एतराज या इनकार की ताकत नहीं थी। मैं सुन हो गई थी। मुझे इतना याद है कि श्यामलाल मुझे अपनी दुकान में ले गया, फिर बाहर का दरवाजा बंद करके घर में ले आया। उसकी दुकान का एक दरवाजा घर में खुलता था। वो मुझे कमरे में ले आया, फिर उसने शरबत का गिलास मेरे होठों से लगा दिया। मैंने गटागट पी लिया। शायद उसमें कुछ मिला हुआ था कि मैं बेसुध हो गई। होश आया तो सब कुछ गंवा चुकी थी। मोहब्बत गंवा के आ रही थी। दूसरे डाकू ने इज्जत और जिस्म पर डाका डाल दिया। मैं रोती रही, उसे गालियां देती रही और वो मुस्कुराता रहा। फिर उसने बताया कि उसने मेरी तस्वीरें खींच ली है और अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। वो तस्वीरें सबको दिखा देगा। चलते हुए उसने कुछ रुपए मुझे देने चाहे, जिससे मैंने उसके मुंह पर मार दिए। घर पहुंचकर मैं तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर लेटी रही। माँ लौटी तो गुस्सा हो गई कि मैं बताकर क्यों नहीं आई। मैंने कोई जवाब ना दिया। विकी के रवैये ने मेरे दिल में जख्म डाल दिए थे और श्यामलाल ने मेरी आत्मा को घायल कर दिया था। मैं रात भर रोती रही। फिर एक अजीब सा एहसास मेरे दिल में जागा। शायद जिल्लत की इंतहा तक पहुंचकर इंसान फिर उसी को अपनी इज्जत समझ लेता है। मेरे अंदर का मौसम भी ऐसे ही अचानक बदल गया। बहुत अच्छा हुआ जो श्यामलाल ने ये सलूक मेरे साथ किया। मेरे दिल में विकी का बसेरा था, जिसकी मोहब्बत मेरा दीन ईमान थी। आज विकी की इज्जत और मोहब्बत को उस 2 टके के इंसान ने अपनी हवस का निशाना बनाया था। उसने मेरी नहीं, बल्कि विकी की मोहब्बत की धज्जियां उड़ाई थी। 13 साल की अल्हड़ उम्र में मेरे अंदर मोहब्बत ने सर उभारा और सिर्फ साल भर बाद ही मोहब्बत का ये पौधा अपनी मौत आप मर गया। फिर मेरे अंदर नफरत के सांप ने परवरिश पाई और मैं एक जहरीली नागिन बन गई थी। मुझे नफरत हो गई थी विकी से, अपने आप से और दुनिया की हर सुंदर लड़की से। मैं सबके खिलाफ सोचती और अपनी जान जलाती रहती। कई दिन बाद मैं घर से निकली तो फिर श्यामलाल ने मुझे घेर लिया। उसने कहा, उधर पिछले दरवाजे से आओ, कुछ काम है। मैंने कहा, यही बताओ क्या काम है। तस्वीर रखी है तुम्हारी, आकर देख लो या तुम्हारे घर भिजवा दूं। उसके लहजे में छुपी धमकी ने मुझे डरा दिया। मैंने उसे नफरत से देखा और उसके घर के पिछले दरवाजे की तरफ चल पड़ी। उसने तस्वीरों का लिफाफा मेरे आगे डाल दिया। मैंने एक तस्वीर पर नजर डाली और वापस रख दी। मेरे अंदर इतना सन्नाटा था कि अब मुझे गुस्सा भी बहुत कम आता था। मैंने सपाट लहजे में पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो। वो मेरे नजदीक आ गया और फिर जो कुछ चाहता था वही उसने किया। उसने एक बार फिर मेरे जिस्म और मेरी आत्मा को रौंद डाला। अपनी हवस पूरी करने के बाद उसने धमकी दी, ये तुम्हारी अमानत मेरे पास सुरक्षित रखी हुई है। जब तुमको बुलाऊं चली आया करो। मैं लड़खड़ाते कदमों से वहां से चली आई। मैं ये कैसे जाल में फंस गई थी। विकी की मोहब्बत ने मुझे कहीं का ना छोड़ा था। अगर उस रोज मेरा वो हाल ना होता तो ये श्यामलाल कभी मुझ पर काबू ना पा सकता। चलो अब अगर यूं है तो यूं ही सही। विकी की किस्मत में यही लिखा है कि उसकी मोहब्बत इस 2 टके के आदमी के हाथों में रुसवा हो। इस पर बस ना हुआ। एक रोज जब श्यामलाल ने बुलाया तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। श्यामलाल की पत्नी तलाक लेकर जा चुकी थी। वो अकेला ही रहता था, लिहाजा उसका घर उसकी अय्याशी के लिए बेहतरीन ठिकाना था। फिर ये भी अक्सर होता रहा कि श्यामलाल के दोस्त भी आने लगे। मेरा मुंह बंद करने के लिए वो तस्वीरें ही काफी थी, या फिर मैं अजियत पसंद हो गई थी। मुझे यूं अपने आप को जलील करवाना अच्छा लग रहा था। शायद इस तरह मैं अपने हिसाब से विकी से इंतकाम ले रही थी। फिर एक दिन श्यामलाल ने अजीब बात कही, वर्षा, वो जो फरीदा है ना पिछली गली में, वही जिसका बाप मर गया था, किसी दिन उसको साथ ले आओ। वो मेरे एक दोस्त को बहुत पसंद है। किसी तरह बहला फुसला कर यहाँ तक लाओ, आगे हम खुद संभाल लेंगे। फिर जब मैं फरीदा के घर गई तो मेरी अजब हालत हो गई। वो गोरी चिट्टी एक खूबसूरत लड़की थी और बहुत हद तक उस लड़की के जैसी थी जो उस रोज विकी के साथ थी। मेरे अंदर नफरत की भावना जाग उठी। अगर मैं बदसूरत होने की वजह से ठुकराई गई और जलील कर दी गई तो किसी सुंदर लड़की को भी कोई हक नहीं था कि वो शराफत और पारसाई की जिंदगी गुजारे। फरीदा का कोई भाई ना था, बाप मर चुका था, सिर्फ बूढ़ी माँ थी। इसीलिए श्यामलाल और उसके दोस्तों की नजर उस पर थी। वो उनके लिए नरम चारा थी। मैं उसे काम का बहाना करके श्यामलाल के घर ले आई। पहली बार तो उस ज्यादती पर वो बहुत रोई और चिल्लाई, लेकिन फिर जब उसे धमकियां दी गई तो वो चुप हो गई। फिर तो ये सिलसिला चल निकला। फरीदा के बाद न जाने और कितनी लड़कियां इस अरसे में मेरे हाथों तबाह बर्बाद हुई। मैं श्यामलाल और उसके दोस्तों की आलाकार थी। वो अब मुझसे उकता चुके थे। मैं अब उनके लिए शिकार तलाश करती थी।
मैंने विकी के हाथों जो जिल्लत उठाई थी उसका इंतकाम दूसरी लड़कियों से और अपने आप से लेती रही। वो उस दिन मुझे नजरअंदाज कर देता तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उसने काली भिलाट कहकर मुझे कत्ल कर दिया। मेरे वजूद को रेजा रेजा कर दिया। यही तो मेरी कमजोरी थी। महबूब ने भी जब मुझे हिकारत से देखा तो पूरी दुनिया मेरी नजरों में बेमायनी हो गई, और फिर जब मुझे मोहब्बत ना मिली, कोई खुशी ना मिली, तो फिर किसी लड़की को हक नहीं कि वो खुशियां हासिल करे। इस सारे अरसे में घर वालों को कोई शक ना हो सका। इस दौरान मेरी दोनों बहनों की शादियां हो गई। यूं मुझे और आजादी मिल गई। माँ मेरी भी शादी के फिक्र में थी। मैं ये सुनकर हंस पड़ती, भला किसी काली भिलाट की भी कभी शादी होती है। एक रोज श्यामलाल के पास आने वाले एक आदमी ने मुझसे कहा, मेरे लिए काम करोगी? मैं हैरान होकर पूछी, कैसा काम? यही काम जो तुम यहाँ करती हो, लड़कियों को घेर कर लाना। मैंने जवाब दिया, अभी भी तो आप लोगों के लिए कर रहे हैं ये काम। ऐसे नहीं, हम बाकायदा कारोबार की तरह हर काम करते हैं। तुम्हें बाकायदा नौकरी देंगे। वैसे ये काम ऐसी ही कच्ची आबादियों में निहायत आसानी से होता है। मसाइल और गुर्बत की बेड़ियों में जकड़े हुए लोग आसानी से शिकार हो जाते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए भी सारी उम्र तरस तरस कर गुजार देते हैं। ऐसे में थोड़ा सा लालच भी उन्हें भटकाने के लिए काफी होता है। काम तो तुम्हारा यही होगा जो तुम अब भी कर रही हो, लेकिन पैसा बहुत मिलेगा। मेरा अपना होटल है, वहाँ ज्यादातर इसी किस्म के ग्राहक आते हैं। अपने ग्राहकों को खुश रखना ही मेरा कारोबार है। तुम इस काम में बहुत माहिर हो। श्यामलाल तुम्हें क्या देता है, मैं उससे 100 गुना ज्यादा दूंगा। मैं हंस दी। अब उसे कौन बताए कि भला पैसा कमाने के लिए कौन ये सब करता है, और फिर पैसा कमाकर मैं करूंगी भी क्या? मैं तो एक जिंदा लाश थी जिसे दुनिया की किसी चीज से कोई गरज न थी। अगर गरज थी तो सिर्फ अपने अंदर की आग को ठंडा करने से। लेकिन ये आग बुझने की बजाय भड़कती जा रही थी, और उसका ईंधन मासूम लड़कियां थी। अब तो अरसा बीत चुका था विक्की को देखे हुए भी। वो दोनों बाप बेटे किसी और शहर में चले गए थे घर बेचकर। मैंने श्यामलाल के दोस्त जग्गा की हामी भरी और चुपके से घर छोड़ दिया। मुझे यकीन था कि घर वाले चंद दिन बाद रोपीट कर सब्र कर लेंगे। वो सोचेंगे कि मैं किसी के साथ भाग गई हूँ। काश ऐसा हो जाता कि विकी के बाद भी मुझे कोई और अच्छा लगता, मगर ऐसा नहीं हुआ था। विकी की मोहब्बत मेरे अंदर का नासूर बन गई थी। काश मैं उसे भूल सकती। आखिर दुनिया में हजारों मोहब्बत करने वाले बिछड़ भी तो जाते हैं, मगर यूं टूटकर कोई भी नहीं बिखरता है। मैं तो सरतापा राख का ढेर बन गई थी। ऐसी राख जिसमें दुख, तकलीफ और जिल्लत की चिंगारियां अब भी सुलग रही थी। शहर के केंद्र में उस दरमियाने दर्जे की होटल की शोहरत तो बहुत खराब थी, लेकिन आमदनी बहुत अच्छी थी। यहाँ आने वाले शरीफ हरगिज नहीं होते थे, वो 2 नंबरी होते थे। मेरा असल काम वही था, यानी लड़कियों को ट्रैप करना और होटल के ग्राहकों को खुश करना। औरत हर दौर में मोहताज और कमजोर ही रही है। आज भी ऐसी लड़कियां बहुत आसानी से अपनी मजबूरी का सौदा अपनी इज्जत के बदले किया करती थी, जिनके पास जीने का कोई और रास्ता नहीं होता था। अब इस काम में मेरी असिस्टेंट के तौर पर फरीदा के अलावा और भी बहुत सारी लड़कियां थी। यानी शिकार खुद शिकार ढूंढ कर लाता। बस एक बार किसी लड़की का आना शर्त था। फिर जग्गा के गुर्गे वो पक्का काम करते कि हर बार आना लड़की की मजबूरी बन जाता। मुझे एतराफ है कि आज भी किसी सुंदर लड़की को बर्बादी के रास्ते पर धकेल कर मुझे एक खुशी हासिल होती। कल्पना में मैं उसी लड़की को देखती जो विकी के साथ मेरा मजाक उड़ा रही थी। इतने सालों बाद भी ये सब सोचकर मेरे वजूद में आग भड़क उठती। फिर एक रोज जग्गा ने मुझे खबरदार किया कि होशियारी से और देखभाल कर काम करना, और हाँ, नई लड़कियों पर हाथ डालना बिल्कुल बंद कर दो। फिलहाल पुरानी लड़कियों से ही काम लो। क्या पता नई लड़की के बहरूप में कोई पुलिस का मुखबिर हो। दरअसल पुराना एएसपी चला गया है और जो नया आया है उससे हमारी लाइन सेट नहीं है। उसके बारे में खबर मिली है कि वो अलग मिजाज का है। हो सकता है इतनी आसानी से सेट ना हो। मैंने सोचा हम तो बहुत एहतियात से काम करते हैं, और फिर जग्गा के इतने बड़े बड़े लोगों से संबंध है, इसलिए हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन होने वाली बात होकर रहती है। तुम लोगों ने हमारी होटल पर छापा मारा और मुझे गिरफ्तार करके तुम यहाँ पर ले आए। अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, एसपी विकास मल्होत्रा उर्फ विकी। जो चाहे सलूक मेरे साथ करो। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया और सब कुछ आपको बता दिया। अब तुम अपना वादा पूरा करो, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले को भी सजा मिले। दूसरे मुजरिम के साथ साथ मेरे मुजरिम को भी सजा मिले। मेरे साथ इंसाफ किया जाए। इतना कहकर वो खामोश हो गई। वो खामोश थी, लेकिन कमरे का सन्नाटा चीख रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया। वो अपनी खतरनाक चमकती आंखों से मुझे देख रही थी। मैंने माथे का पसीना साफ किया, सूखे होंठों पर जबान फेरी और मुश्किल से बोला,
तुम वर्षा हो, शांति मौसी की बेटी। मेरा दिल शिद्दत से चाहा कि वो मना कर दे और कहे ये सब तो एक मजाक था, मगर वो काटदार अंदाज में बोली, जी हाँ, एएसपी विकास मल्होत्रा उर्फ विकी, आप जैसे बड़े आदमी ने मुझ जैसी घटिया मुजरिम और काली भिलाट को पहचान लिया। मैं वही वर्षा हूँ, शांति मौसी की बेटी। मैंने कहा, आई एम सॉरी वर्षा, लड़कपन में की गई एक शरारत तुम्हें इतना हर्ट कर देगी मुझे पता नहीं था। मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे कि मैं और क्या कहूँ। वर्षा ने कहा, नहीं नहीं एसपी साहब, तुम माफी मत मांगो। वो वक्त गुजर गया है, रात गई बात गई, अब आगे की बात करो। भगवान ने आपको इतना बड़ा ओहदा दिया है, मेरे साथ इंसाफ करो। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं अपनी सजा में कमी नहीं चाहती, लेकिन मेरे साथ तमाम मुजरिम को सजा मिले। मैंने अगर दूसरों का जीवन बर्बाद किया है और इस बात पर कानून मुझे सजा देगा तो फिर सजा उन्हें भी मिलनी चाहिए जिन्होंने मेरा जीवन बर्बाद किया। एक मासूम और सीधी साधी लड़की को तवायफ बना डाला, दलाल बना दिया। उसका एक एक शब्द मेरे मुंह पर तमाचा था। मैंने अपने अंदर धमाके होते महसूस किए। मैं आज अपनी नजरों में जलील हो गया था। मैंने उससे नजरें मिलाए बगैर कहा, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, सजा हर मुजरिम को मिलेगी। मैं उठ खड़ा हुआ, घंटी बजाकर सिपाहियों को बुलाया और इशारे से उसे वापस लॉकअप में ले जाने के लिए कहा और बाहर आ गया। ये मेरी जिंदगी की बदतरीन काली रात थी जिसमें कोई उम्मीद का जुगनू ना था। पहलू में सोई हुई सोनिया नींद में मस्त थी। बरसों पहले पार्टी में सोनिया का और मेरा किया हुआ वो मजाक इतना खौफनाक हो जाएगा मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। बल्कि अब मैं महसूस करता हूँ कि वो मजाक था ही नहीं, हम उसे जलील कर रहे थे। ऐसा ना था कि मैं उसकी मोहब्बत और दीवानगी से बेखबर था। वो मेरी राहों में बैठी रहती थी, मुझे देखकर उसकी आंखों में चिराग जल उठते थे। मैं उस मोहब्बत पर गर्व करता था और हर दोस्त को ये बात मिर्च मसाला लगाकर बड़ा चढ़ाकर सुनाता था। फिर उस दिन सोनिया के साथ मिलकर मैं वही करता गया जो सोनिया चाह रही थी। औरत शायद कोई बदसूरत रकीब भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोनिया ने उसे जलील करके खुशी महसूस की होगी, जबकि मुझे तो कुछ भी याद ना था। ये मेरे लिए अहम वाकया ना था, मैं तो भूल भी गया था। और आज इतने सालों बाद अपने करियर के पहले ही मोड़ पर ऐसा होगा मैंने कभी सोचा ना था। मैं रात भर करवटें बदलते रहा और सोचता रहा। इस इलाके का चार्ज संभालते ही मैंने इस ब्लैक क्वीन का नाम सुना था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इस ब्लैक क्वीन के घिनौने नकाब के पीछे से वर्षा का मासूम चेहरा बरामद होगा। मैं टहलता रहा और सोचता रहा, एशट्रे सिगरेट के टुकड़ों से भर गई। फिर जब सुबह हुई तो एक ख्याल मेरे अंदर से उभर आया। मैंने तेजी से गाड़ी निकाली और एसपी साहब के घर की तरफ मोड़ ली। 2 घंटे की मुलाकात के बाद जब मैं वापस अपने ऑफिस जा रहा था तो बहुत खुश था। मेरे पास वर्षा के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। मैं आज अपनी नज़रों में अच्छा बन जाता। जब मैं अपने ऑफिस की इमारत में दाखिल हुआ तो ठठक गया। मेरी छठी हिस्स ने बताया कि कोई गड़बड़ जरूर है। मैंने सर झुकाए खामोश खड़े सिपाहियों को देखा। सर, वो ब्लैक क्वीन ने खुदकुशी कर ली है। लेडी कांस्टेबल ने बहुत अच्छी तरह उसकी तलाशी ली थी, मगर न जाने कहां से उसने जहरीला कैप्सूल छुपा रखा था। रात को किसी वक्त खा लिया। मैंने गहरी सांस ली, लेकिन क्या सबूत है कि उसने खुदकुशी की है? उसे जहर भी दिया जा सकता है। मैं लॉकअप में दाखिल हुआ। उसकी लाश पर सफेद चादर डाल दी गई थी। मैंने उसके करीब बैठकर चेहरे से चादर हटाई, उसकी काली रंगत नीली हो रही थी। कांस्टेबल ने एक खत मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस औरत ने मरने से पहले आपके नाम ये खत भी लिखा है। लाश के सीने पर रखा हुआ था। मैंने खत लिया और ऑफिस में आ गया। काफी देर तक ये खत मेरी मुट्ठी में बंद रहा। मैं उसे खोलते हुए डर रहा था। मैं जानता था कि उसमें क्या लिखा होगा। आखिरकार मैंने लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, तुम आज भी मेरे लिए विकी हो। मेरे विकी। एएसपी विकास मल्होत्रा मेरे लिए अजनबी है, लेकिन विकी मेरा बचपन का साथी, मेरी मोहब्बत है। उससे बिछड़कर मैं सारी दुनिया से नफरत करने लगी थी। हर तरफ तबाही और बर्बादी फैलाती रही। लेकिन आज जब मेरा विकी फिर मेरे सामने आया तो मेरे अंदर फिर से मोहब्बत की खेती हरी भरी हो गई और मुझे अपना घिनौना अतीत याद आया तो खुद से नफरत हो गई। फिर सबसे बुरा काम मैंने ये किया कि तुम्हें आजमाइश में डाल दिया। मेरी किस्मत में ये सब इसी तरह होना था, सो हुआ। भला इसमें तुम्हारा क्या कसूर? मैंने बिना वजह तुम्हें आजमाइश में डाला। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। मुझे भी और कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से, सो मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। ये खत इस बात का सबूत है कि मैंने खुदकुशी की है। मैंने मरते हुए भी इस बात का ख्याल रखा है कि तुम पर कोई आंच ना आए। आज जाने क्यों सारी दुनिया के लिए अच्छा अच्छा सोचने को दिल चाह रहा है। अपनी यादों में शामिल कर लेना कि यही मेरी तुमसे पहली और आखिरी ख्वाहिश है।
मैंने खत मुट्ठी में भींच लिया और मेरे आंसू उस खत पर टपक पड़े। वर्षा की खुदकुशी ने इस केस को वक्त से पहले खत्म कर दिया। उस रोज मैं एसपी साहब से आज्ञा लेकर आया था कि वर्षा को सरकारी गवाह बनाकर सजा से बचा लूंगा। उसका कहना था कि मेरे रवैये ने उसकी जिंदगी बर्बाद की है, इसलिए मैं भी मुजरिम ठहरा और मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। अपने लिए सजा न सही, लेकिन उसे तो मैंने सजा से बचाने की व्यवस्था कर ली थी। काश वो मुझ पर भरोसा तो करती। आज इतने साल गुजरने के बाद भी मैं इस पछतावे से आजाद नहीं हो सका हूँ, और ये पछतावा मेरे साथ मरने तक रहेगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वर्षा ने खुदकुशी ही इसीलिए की थी कि मैं कोई पश्चाताप न कर सकूं और सारी उम्र जलता कुढ़ता रहूं, जिस तरह उसने मेरी मोहब्बत में तड़पते हुए वक्त गुजारा था। अगर उसकी खुदकुशी का यही मकसद था तो वो कामयाब रही थी। उसका मुजरिम हर लम्हा पश्चाताप से गुजर रहा है। ये सजा किसी उम्र कैद से कम तो नहीं। प्यारे दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। शुक्रिया।